सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो हमने नाटक से संबंधित और गद्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, फिर उसके बाद में नाटक से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम गद्य से संबंधित ही उपन्यास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हम करेंगे। और उससे पहले हमने जो आदिकाल है और हिंदी साहित्य का इतिहास है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनसे संबंधित भी अनेक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करवा चुके हैं। वो आप अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सभी का नाम जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है उपन्यास से संबंधित। उपन्यासों की श्रृंखला में कम से कम 400 या 500 क्वेश्चन आएंगे। 500 या 600 क्वेश्चन के लगभग आ रहे हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जितनी भी व्याख्या सहित समझाया गया है वो हम पूरी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। आप समझेंगे कि यहाँ पे 439 क्यों दिया गया है। देखिए, ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो गद्य साहित्य से संबंधित और फिर उसके बाद में नाटक से संबंधित जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं वो 338 तक हो गए। अब जो उपन्यास है उसका 438 तक हो गया था और 439 से शुरू होगा उपन्यास से संबंधित। फिर उसके बाद में जो 900 या 1000 तक उपन्यास के क्वेश्चन होंगे, 500 या 600 क्वेश्चन जरूर होंगे। फिर उसके बाद में गद्य के अंतर्गत ही कहानी से संबंधित क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे, तो अगली श्रृंखला शुरू होगी। तो इसी प्रकार से 439 से शुरू होंगे आपके उपन्यास के क्वेश्चन। मेला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा रहा है। देखिए, जो मेला आंचल है, जो कहानी नहीं है, यहाँ पे ये उपन्यास आएगा। जो मेला आंचल उपन्यास है वो किस क्षेत्र पूछा गया है कि किस क्षेत्र से संबंधित था। तो देखिए, लखनऊ से था, दरभंगा से था, बनारस से था और बिहार से था। तो देखिए, ये बिहार से संबंधित था और बिहार का भी कौन सा जिला था? पूर्णिया जिला है। अगर आपसे गांव भी पूछा जाए तो देखिए, यहाँ पे बिहार जिला दिया गया है, लेकिन बिहार में भी अगर पूछा जाए तो पूर्णिया जिला। और पूर्णिया जिले के अंतर्गत अगर गांव भी पूछा जाए तो मेरीगंज जो गांव है उसकी कहानी है मेला आंचल में। मेला आंचल 1954 का फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए, मेला आंचल 1954 उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। याद रखेंगे कि गांव, अगर जिले का नाम पूछे तो राज्य का नाम पूछे तो आप बिहार बताएंगे, जिले का नाम पूछे तो पूर्णिया और गांव का नाम पूछे तो आप मेरीगंज बताएंगे। यह फणीश्वर रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है। बढ़ती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965 तथा पलटू बाबू 1979 रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, बढ़ती परिकथा जो 1957 की है, दीर्घतपा है इनका 1963, जुलूस 1965 और पलटू बाबू रोड 1979 रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, मेला आंचल कहानी नहीं है बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। देखिए, इसमें भी इन्होंने बता दिया है कि ये कहानी नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है। इनसे क्वेश्चन गलत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी के उपन्यास दिए गए हैं, इनमें से एक उपन्यास है जो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया नहीं है। पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका और निरुपमा। तो देखिए, प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अलका भी है और निरुपमा भी है। लेकिन जो आपका पूर्ण प्रकाश है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? ये उपन्यास है। देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास जो प्रभावती है वो 1936,
अलका है वो 1933 और निरुपमा है ये 1936। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं, ठीक है। प्रभावती का क्या है 1936 है रचना का, अलका है 1933 और निरुपमा है 1936। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है, ठीक है। याद रखेंगे जो पूर्ण प्रकाश उपन्यास है उसका पूरा नाम क्या है, पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है और ये मराठी से हिंदी में अनुवाद हुआ है, ठीक है। इसका अनुवाद है ये जो पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है उसका मराठी से हिंदी में अनुवाद हुआ था। हिंदी में उसको पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये अनुदित है और सामाजिक उपन्यास है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए अगर जैनंदर का आपको याद है तो 1905 है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा सन 1903 है, अमृतलाल नागर सन 1916 है और हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1907 है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, भगवती चरण वर्मा, जैनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो देखिए कहाँ पे हैं, भगवती चरण वर्मा, जैनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर, ये डी ऑप्शन में है और यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 है, जैनेंद्र का जन्म 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907, अमृतलाल नागर का जन्म सन 1916। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए हिंदी में जो तिलस्मी अय्यारी है उसके उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए हिंदी में जो बाबू देवकीनंदन खत्री साहब है इनको तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन दाय कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं, देखिए गोपाल राम गहमरी हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। और जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों हैं उनका प्रवर्तक किसको माना जाता है, बाबू देवकीनंदन खत्री को। और गोपाल राम जो गहमरी हैं उनको हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं, इनके जो गोपाल राम गहमरी हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश और जासूस की भूल। देखिए इनके नाम ही देखिए, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, हर जगह पे मरने का ही। देखिए अद्भुत लाश, मरेगा आदमी तो लाश होगी, ठीक है। गोपाल राम गहमरी, मरी में याद रखेंगे, मरी मरना। और देखिए अद्भुत लाश किनका नाटक है, गोपाल राम गहमरी, मतलब लाश किसकी होगी, मरने के बाद। बेकसूर को फांसी, तो फांसी होने के बाद में क्या बनेगी, मरेगा व्यक्ति। खूनी कौन, कहीं भी खून हुआ होगा, कोई मरा होगा तभी तो होगा ना खूनी कौन। सरकटी लाश, देखिए सर से कटी हुई लाश। और जासूस की भूल, तो ये किस प्रकार के नाटक हैं, ये जासूसी नाटक है और ये किसके हैं, गोपाल राम गहमरी साहब के हैं, ठीक है। और जो आपके तिलस्मी अय्यारी उपन्यास हैं इनके कौन मिलेंगे, देवकीनंदन खत्री मिलेंगे, ठीक है। यारी किससे करनी है आपको, खत्री लोगों से करनी है जो खतरे के खिलाड़ी हैं। चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। जो चक्रधार चोरी है उस उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा और बांकेलाल चतुर्वेदी। तो इसके गोपाल राम गहमरी आएंगे, ठीक है। चक्रधार चोरी किसका उपन्यास है, गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी को क्या बताते हैं, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक बताया जाता है। हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, याद रखेंगे अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल और एक इनकी और थी सरकटी लाश, ठीक है। देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। जो देवकीनंदन खत्री हैं वो कौन से उपन्यासों के माने जाते हैं, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास हैं उनके जन्मदाता माने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम, लज्जा शर्मा ने द्रुत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी
आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, किसने लिखे हैं? जो लज्जाराम शर्मा है उन्होंने कौन से लिखे हैं? दूरदर्श सिखलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। ठीक है, आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू आदि किसके उपन्यास हैं? लज्जाराम शर्मा के उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, किस शाख और दृष्टि को जोड़ने वाला उपन्यास चरित्र सृष्टि है? क्या है? किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, प्रेमचंद का है, शिवनंदन सहाय का है और रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो देखिए ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्या है कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में उन्हें 1996 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है और इसके लिए इन्हें 1996 में व्यास सम्मान भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गरम राग किस सन में प्रकाशित हुआ था? देखिए, जो उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गरम राग, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1952 में प्रकाशित हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गरम राग, कब प्रकाशित हुआ? सन 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। अश्क जी को क्या कहा जाता है? मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी को क्या कहा जाता है? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। और तिलस्मी अयारी उपन्यासों का किसको माना जाता है? तो देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। ठीक है, अश्क जी के अन्य उपन्यास हैं सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947। देखिए, अश्क जी का है गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें सन 1955। अगला है पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना सन 1963, बांधो ने नाव इष्ठाओ बंधु 1974, निमिषा 1980। ठीक है, गरम राग उपन्यास का प्रकाशन सन 1957 है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो 1957 इसमें नहीं दिया गया है। जो गरम राग उपन्यास का प्रकाशन है वो 1957 बताया जाता है। ठीक है, और जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हैं उनके द्वारा रचित है हिंदी का गद्य साहित्य नामक जो इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो कि इसमें विकल्प सही नहीं दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपेंद्र नाथ अश्क का जो उपन्यास है गरम राग, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1957 है। ठीक है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? क्या है? बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ लेखिका का नाम आपको बताना है। तो कौन आएगी? मैत्री पुष्पा आएगी, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा और वृंदा करात। तो देखिए, जो प्रभा खेतान है उसका उपन्यास है बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ। ठीक है, व्याख्या इनकी, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान। ठीक है, यह एक लघु उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दे बोवा की पुस्तक दी सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही है। देखिए, हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। जो प्रभा खेतान है वो फ्रांसीसी रचनाकार की जो सिमोन दे बोवा की पुस्तक है दी सेकेंड सेक्स, उसका अनुवाद किया इन्होंने स्त्री उपेक्षिता के नाम से, और इसके कारण ये काफ़ी चर्चित रही हैं। प्रभा खेतान के द्वारा रचित उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले। क्या है? आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? निर्वासिता, पुनर्वा, बुधवा की बेटी और निरुपमा। क्वेश्चन पूछा जा रहा आपसे कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो देखिए, जो पुनर्वा है ये इनका उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा इत्यादि है। जबकि निर्वासिता है वो है अनूप लाल मंडल का,
निरुपमा है निराला का और बुधवा की बेटी है उग्र साहब का। ठीक है, उग्र साहब का कौन सा है? बुधवा की बेटी। निर्वासिता है वो अनूपलाल मंडल का उपन्यास है। निरुपमा है वो निराला जी का उपन्यास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और बस यही है। जो आपका निरुपमा है वो निराला जी के उपन्यास है। निरुपमा के अलावा हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही, निरुपमा इनका 1936 का है, प्रभावती भी इनका 1936 है और 1933 इनका अलका उपन्यास है। किसका है? तो निराला जी के उपन्यास हैं। अगला है पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकार क्या है? जो पंडित श्रद्धाराम फुलेरी हैं उनका उपन्यास है कौन सा? भाग्यवती। और इसका रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल 1877 है। कितना है? 1877 है। पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल सन 1877 है। फिलोरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार रही हैं। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय है। याद रखेंगे, जो ओम जय जगदीश हरे वो हम बड़े ही श्रद्धा के साथ गाते हैं तो नाम आएगा श्रद्धाराम फुलेरी के द्वारा लिखी गई। फुलेरी जी के द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश और तत्व दीपक आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? जो झूठा सच है ये आपकी यूजीसी नेट में लगा हुआ है और जो झूठा सच है उसके दूसरे भाग का नाम क्या है? तो इसका देश का भविष्य है। क्या नाम है? देश का भविष्य है। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। यह उपन्यास 2 भागों में है। प्रत्येक भाग का शीर्षक पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश जो 1958 में प्रकाशित हुआ था और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। जो वतन और देश है वो 1958 को प्रकाशित हुआ था और जो देश का भविष्य है वो सन 1960 को प्रकाशित हुआ था। यशपाल जी के द्वारा अन्य औपन्यासिक कृतियाँ इस प्रकार से हैं। दादा कामरेड है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास 1941, देशद्रोही सन 1943, दिव्या सन 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, अप्सरा का साथ 1965, तेरी मेरी उसके बाद सन 1974 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनके द्वारा जो आंचलिक उपन्यास है वो कौन सा है? हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इनका आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है जो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव से संबंधित है। ठीक है, फणीश्वर नाथ कृत आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है जो सन 1954 को प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणुकृत मेला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। मेला आंचल प्रतिपर कथा कौन सा है? देखिए, मेला आंचल है वो 1954 का है। प्रतिपरी कथा ये इनका 1957 का है। दीर्घ तपा 1963 है। जुलूस 1965, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड ये इनका 1979 का है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद में फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। ठीक है, जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो अपने साहित्यिक गुरु किसको मानते हैं? तो एक बंगला उपन्यासकार हैं, कौन? सतीनाथ भादुड़ी, इसको मानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता के रूप में भी माने जाते हैं। मृगनयनी 1950 उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। देखिए, जो मृगनयनी दिया गया है ऑप्शन में उसके रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। और कब की है ये? सन 1950 का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भाग 1 है 1940 और भाग 2 है सन 1944 और ये अज्ञे के द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, गोदान है वो 1936 का है और किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा है उनको हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है
राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो देखिए राग दरबारी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो देखिए जो राग दरबारी है ये किसका है? ये श्रीलाल शुक्ल जी का नाटक है। ठीक है, ये जो राग दरबारी है ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है, देखिए राग दरबारी सन 1968 में उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य और आंचलिकता का मिश्रण भी हुआ है। देखिए श्रीलाल शुक्ल जी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962। एक बात आप स्टूडेंट्स सभी याद रखेंगे कि एक बार आपको ये क्वेश्चन करने से याद होने वाले नहीं हैं, कम से कम आप 2 या 3 बार इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। सूनी घाटी का सूरज सन 1957, अज्ञातवास सन 1962, राग दरबारी सन 1968, सीमाएं टूटती हैं सन 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का सन 1998। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका राग दरबारी जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगा हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। अगला है, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया था। याद रखेंगे श्रीलाल शुक्ल को किसके साथ में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अमरकांत के साथ। पूछा जाए कि 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 कवियों को दिए गए? तो श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत को। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? पूछा आपसे। तो देखिए निर्मला है, गबन है, सुनीता है, प्रतिज्ञा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है। तो देखिए जो सुनीता उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का नहीं है। सुनीता उपन्यास किसका है? तो ये जैनेन्द्र साहब का है। ठीक है, सुनीता उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। सुनीता है, परख है, त्यागपत्र है, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, इस प्रकार से जो नाटक हैं ये उपन्यास है ये किनके हैं? जैनेन्द्र जी के। सुनीता 1934 में उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है बल्कि यह जैनेन्द्र के द्वारा रचित उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यासों के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक भी माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी, सुखदा, विव्रत, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्थ। अगला है, मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है जिनका जन्म 1880, मृत्यु इनका 1936 में हुई थी। मूल नाम इनका क्या था? धनपत राय था। लेकिन इन्होंने नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। देखिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से और पूरे मनोयोग के साथ में आप याद करेंगे। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880, मृत्यु 1936, मूल नाम था इनका धनपत राय। नाम बदलकर इन्होंने नवाब राय बनारसी के नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता था और उपन्यास सम्राट की संज्ञा देने वाले कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। देव स्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो इनका अधूरा था। गोदान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करने की प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अगला है, वयम रक्षामः है किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है जो वयम रक्षामः है ये किसकी रचना है? तो ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है। ठीक है, वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री हैं, इनका उपन्यास है।
प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, उपन्यास हैं इनके, जो चतुर्सेन शास्त्री हैं इनके उपन्यास कौन सी हैं? वैशाली की नगरवधू, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका। सोमनाथ, गोली, सोना और खून, ये इनके 3 खंड हैं। रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता और धर्मपुत्र। अगला है, कहानी है इनकी अक्षत, दुखों में कासो कहूँ माई सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान और मेरी प्रिय कहानियाँ। नाटक है इनके राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौड़, उत्सर्ग और क्षमा। बाणभट्ट की आत्मकथा साहित्यिक विधा है। तो देखिए, इससे आप ये नहीं सोचेंगे कि आत्मकथा दी गई है, तो ये आत्मकथा है, नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सन 1946 का उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रमुख उपन्यास हैं उपन्यास चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोस्ट था 1976। अगला है, निबंध संग्रह हैं इनके अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म, निबंध संग्रह हैं इनके अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। किनके हैं ये? देखिए, निबंध संग्रह हैं ये किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो उपन्यास है वो है चारू चंद्रलेख 1963 का है, पुनर्वा इनका 1973, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, और अनामदास का पोथा सन 1976। उसके बाद में निबंध संग्रह है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंध है इनके कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है इनका, और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें लगा हुआ है। अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया और मेरी जन्मभूमि। आलोचना है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और सहज साधना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चित्रलेखा है ये किसकी रचना है? यानी जो चित्रलेखा है ये उपन्यास है, और किसका है ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। देखिए, चित्रलेखा सन 1934 का भगवती चरण वर्मा का औपन्यासिक कृति, जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य, एक तो है श्वेतांग और दूसरा है विशाल देव, और उनकी कथा है। क्या है? देखिए, जो चित्रलेखा है उसमें रत्ना अंबर के 2 शिष्य हैं, एक तो श्वेतांक है और दूसरा विशाल देव है, और उनकी कथा है। इसमें आध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। अगला है, भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास इस प्रकार से: पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सभई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, युवराज, चुंडा और चाणक्य। अगला है, भूले बिसरे चित्र के लिए सन 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया था। ठीक है, जो इनका चाणक्य उपन्यास है वो इनके बनने के बाद में सामने आया था। छाया मत छूना मन, क्या है? छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हरिसुमन बिष्ट है, हिमांशु जोशी हैं, शैलेश मटियानी हैं और सुभाष जोशी। तो देखिए, छाया मत छूना मन ये किसका उपन्यास है? तो ये हिमांशु जोशी का उपन्यास है। छाया मत छूना मन ये किसका उपन्यास है? तो ये हिमांशु जोशी का उपन्यास है। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के अन्य उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए और सूराज। देखिए, इनमें जिस रचना का जो रचनाकाल नहीं दिया गया है, तो आप सोच लीजिए कि उसका रचनाकाल आपको ढूंढना भी नहीं है। जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका रचनाकाल इस बुक में दिया गया है। हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़ा,
और आछरी माछरी। अगला है शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली के बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंक्षी और मुठभेड़। अगला है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है। तो जो आपका जिंदगी नामा है ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, उपन्यास है ये। जिंदगी नामा 1979 के उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 को ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, जो अविभाजित मतलब 1925 को विभाजन नहीं हुआ था भारत का, तो देखिए तब से जो गुजरात राज्य है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। निधन इनका जनवरी 2019 में हुआ है। इनके उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे में 1972, दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000 इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। और 1980 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। 1980 में रचित जो इनका बादलों के घेरे हैं, इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह है हम हसमत इनका संस्मरण है और मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक कृतियों का आपको रचनाकार बताना है। सही अनुक्रम बताएंगे आप इनका। तो देखिए जो आपका यहाँ पे सेवा सदन है, रंगभूमि है, रंगभूमि का सन 1925 है, सेवा सदन है तो 1918 है, और कर्मभूमि है तो 1932 है, और गोदान 1936 है। तो देखिए गोदान सबसे बाद में आएगा और जो सेवा सदन है वो सबसे पहले। तो देखिए जो सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि और गोदान, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। देखिए प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम इस प्रकार से है। सेवा सदन सन 1918, रंगभूमि सन 1925, कर्मभूमि सन 1932, गोदान सन 1936 और मंगलसूत्र इनका 1948 एक अपूर्ण उपन्यास है। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक एक अंधा व्यक्ति है। आपसे पूछा जाए कि सूरदास के जीवनी पे आधारित प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है, तो आप बताएंगे रंगभूमि है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुसलमान एकता, किसान के लगान समस्या का उजागर करने वाला उपन्यास है। देखिए जो कर्मभूमि है वो एक अछूत समस्या मतलब छुआछूत की धारणा, हिंदू मुसलमान एकता और किसान के लगान की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। ठीक है, मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद जी का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने सन 1948 में पूरा किया था। ठीक है, किसने पूरा किया था? उनके पुत्र अमृत राय ने। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है। क्या है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है और इसमें पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं पे ऐतिहासिकता भी है और कहीं पे कल्पना का भी समावेश है और कहीं पे सभ्यता और संस्कृति के जीवंत दस्तावेज हैं। तो यहाँ पे ये कथन आपका गलत होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, जबकि ये हम तीनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चारूचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद के समय का चित्रित है। तो बिल्कुल ठीक है, जो चारूचंद्र लेख है उसमें गहरवार नरेश हैं कौन? जयचंद, और उनकी पराजय के बाद का जो समय था उसको चित्रित किया गया। पुनरुवा में समुद्रगुप्त के समय जो उपन्यास का विषय बनाया गया। देखिए समुद्रगुप्त के समय का जो उपन्यास का विषय बनाया गया है किसको? पुनरुवा को। अगला है अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। ठीक है, अनामदास का पोथा क्या है? जो उपनिषद काल है उसके काल्पनिक का वर्णन करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इनका प्रकाशन वर्ष सन 1946 है। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मक के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास हैं
बाणभट्ट की आत्मकथा है सन 1946, चारूचंद्र लेख है सन 1963, पुनर्वा है 1973 और अनामदास का पोता है सन 1976। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला, गिरिमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। क्या पूछा है कि जो पहला गिरिमिटिया है उपन्यास, उसमें गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए जो सत्याग्रह हैं उन आंदोलनों का चित्रण है, तो बिल्कुल ठीक है। अगला है खंजर नयन उपन्यास है किसका, अमृतलाल नागर का। इसमें सूरदास के जीवन वृत्त का चित्रण हुआ है, तो ये भी ठीक है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता का वर्णन की है, तो ये भी ठीक है। जो अपने अपने अजनबी उपन्यास है उसमें मुख्य समस्या है स्वतंत्रता के वर्णन की। अगला है अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्धनारीश्वर है इसमें स्त्रियों का महामंडन नहीं किया गया है। इसमें नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो नर और नारी के सुर और स्वर का जो मिलन प्राप्ति का जो प्रयास है वो किया गया है, न कि स्त्रियों की महिमा मंडन का किया गया। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों के महामंडन किया गया है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का एक चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर का मिलन की प्राप्ति का प्रयास करता है। अपने अपने अजनबी अज्ञे के द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की रही है। अमृतलाल नागर का रचित उपन्यास है खंजर नयन, जिसमें सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसके कुल 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है 461 से 460 तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए स्टूडेंट्स आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।